फिर बिहार चुनाव में हेलीकॉप्टर आ गया, वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, भीड़ भी इकट्ठी हो रही है। बड़े दल ये चाहते हैं कि क्षेत्रीय दल ना रहे, ये हमारा भी शक्ति प्रदर्शन है। टिकट देने में पैरासूट से लोग आए, पैसे वाले, उनको टिकट दे दी गई या कार्यकर्ताओं को टिकट? तो जब लड़ना आजाद समाज में बीमा, तो इनको राजनीतिक ताकत देकर देखो ना आप। इनका एक एक एमएलए अगर 50-50 एमएलए को बराबर ना बैठे तब आप बताना। नरकटियागंज विधानसभा के महान जनता धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उनको प्राइम मिनिस्टर अपने छोटे भाई बताते हैं, कह रहे हैं तो यानी कि वो कोई बाबा नहीं। हिंदू राष्ट्र का नाम लेके कोई यात्रा निकले वो राष्ट्र प्रेम। लेकिन अगर कल मुस्लिम समाज के लोग इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए यात्रा करने लगे, बहुजन राष्ट्र बनाने के लिए यात्रा निकालू, तो क्या सरकार मुझको उतनी सुविधाएं देगी जितनी उनको दे रही है? 26 नवंबर 2025 के दिन जो रैली है वो है संवैधानिक अधिकार बचाओ। 50 लाख लोग संविधान की प्रस्तावना पढ़ के 3 मंडल की रैली देख के आपको एहसास हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी की जमीन कितनी गहरी है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। बिहार की चुनावी यात्रा में इस समय मेरे साथ हैं सांसद चंद्रशेखर आजाद जी। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बिहार में तकरीबन कितनी सीटों पर प्रत्याशी उतारे? बिहार में लगभग 24 प्रत्याशी है। बीते 2 दिनों में मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि ताबड़तोड़ रैलियां आपने की और 2 दिनों के भीतर मुझे लगता है 7-8 रैलियों तक पहुंचे आप। हाँ, हम लोगों ने 10 के करीब रैलियां जो है पिछले 2 दिन में की है। और हमने जो टिकट बंटवारा किया है वो जो फॉर्मूला का मान्यवर काशीराम साहब का है, जिसकी इतनी संख्या बारी, उसको इतनी हिस्सेदारी, उसी के अनुसार किया है। शेड्यूल कास्ट को भी हमने 9 से 10 टिकट दिए और 7 से 8 टिकट हमने मुस्लिम समाज के लोगों को दिए और लगभग इतने टिकट 7 से 8 टिकट हमने पिछड़े वर्ग के लोगों को दिए हैं। शेड्यूल कास्ट के कुछ बच्चों को हमने, जो नौजवान हमारे कार्यकर्ता, उनको जनरल सीटों पे भी हमने मौका दिया है। जहां हमारी आबादी लगभग 60,000 से ज्यादा है, उन सीटों पर हमने संगठन बना के भाईचारा पैदा किया है। पिछड़े और मुस्लिम समाज के, आदिवासी समाज के एक टिकट हमने आदिवासी समुदाय के प्रत्याशी भाई को भी दिया है। तो हमने SC, ST, OBC और मुस्लिम्स, लगभग सभी जातियों को, धर्मों के लोगों को जो हमसे कनेक्ट हैं, जुड़ चुके हैं, आंदोलन में काम कर रहे हैं, और उनको हमने टिकट दिया और उम्मीद भी की है कि पार्टी ने वहाँ सीनियर लोगों ने लग के, जो दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा की जो हमारी लीडरशिप है, जो नेता तैयार हो गए हैं इस फैक्ट्री में, उन लोगों ने यहाँ के 1 हफ्ता 2 हफ्ता यूपी के जो हमारी लीडरशिप है, भीम आर्मी की सीनियर लीडरशिप, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय महासचिव साहब, इन सब लोगों ने आके यहाँ महत्वपूर्ण सीटों पे अपने आप मोर्चा संभाल के काम किया। और उम्मीद है अगर जिस तरह से वोट की चोरी हो रही है और जिस तरह से बिहार में वोटों की खरीद फरोख्त होती है, ये नहीं हुआ, और जिस तरह से अभी आपने वीवीपैट की पर्चियां देखी होंगी किस तरह से जो है समस्तीपुर में बिखरी फिर रही, अगर ये खेल नहीं हुआ तो आजाद समाज पार्टी एक अच्छा परिणाम जो है वो बिहार के इलेक्शन में देगी। अच्छा, जब भी कहीं चुनाव होता है तो सोशल मीडिया पर एक चर्चा जरूर आ जाती है कि चंद्रशेखर आजाद सांसद होकर के अभी हेलीकॉप्टर कहाँ से मिल जा रहा है। फिर बिहार चुनाव में हेलीकॉप्टर आ गया, वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, भीड़ भी इकट्ठी हो रही है। देखिए, पहले एक बात समझिए, मैं जब यहाँ आया था पहले 3 दिन पार्लियामेंट्री कमेटी भोपाल की मीटिंग से पहले, तो मैंने एक लाइव किया था, अगर आपको याद हो। मैं सहरसा जा रहा था, नजीर साहब प्रत्याशी थे, हम लोग चले दिल्ली से, फ्लाइट वहाँ 2.5 घंटे लेट हुई और 3.5 घंटे का ट्रेवल था। उनकी परमिशन थी 5 बजे तक की और 7:30 बजे हम लोग, 7 बजे करीब हम लोग आधे रास्ते ही पहुंच पाए थे। तो उन्होंने 5 साल जो तैयारी की है और उस दिन जो पैसा खर्च किया, टेंट लगाया, इंतजाम किए और तमाम तर चीजें, तो जो लाखों रुपया उन्होंने चुनाव लड़के, और उनकी इच्छा है कि वो जीते, लेकिन जिस तरह से जब नेता समय पे नहीं पहुंच पाएगा और जो लोग आए हैं बड़े मन से और वो निराश होकर लौटेंगे, तो एक चुनाव लगभग खराब ही हो जाता है चुनाव। तो उस दिन हम लोगों ने जब ये महसूस किया कि इससे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि देखिए बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ रही है, जगह जगह पे रोड शो हो रहे हैं, जगह जगह पे रैलियां हो रही हैं,
तो मैंने फिर इनसे कहा, प्रदेश की टीम को बुला के प्रत्याशियों को भी खबर भेजी कि भाई अगर आप चाहते हो कि आसानी से आपका प्रचार हो जाए तो आप जोर तो बहुत लगा रहे हो, 5 साल से तैयारी भी कर रहे हो, तो क्या तो रैली मत रखो मेरी अब, और रैली रखनी है तो भाई थोड़ा सा और कष्ट भी सह लो। तो उन्होंने कहा क्या? तो फिर मैंने कहा आप साधन थोड़े से जुटाओ। तो कार्यकर्ताओं से चंदा जुटाया गया कि फिर ये हेलीकॉप्टर किराए पे किया जाए। तो जैसे एक दिन में 5-6 रैलियां की, तो सबसे थोड़ा थोड़ा पैसा जुटाकर और कुछ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, लीडरशिप ने जुटा के इतना पैसा जुटाया कि उन सभी के यहाँ की रैली हो जाए। इसलिए कल हम 5-6 रैलियां करने में सफल हो पाए। इसका मतलब एक बात ये भी आप कहना चाह रहे हैं कि संसाधन का राजनीति में बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल योगदान है। देखिए, अगर हम ये कहें कि माननीय काशीराम साहब के समय तुलना करें, अब ये वो समय नहीं है, वो समय कुछ और था। पैसा तब भी यूज होता था, लेकिन अब ये समय दूसरा है। तो बहुत सारी चीजें, और फिर जो है हमारे लोगों को गैर जिम्मेदार बनाने के लिए तमाम तरह की शराब, तमाम तरह के ऑफर और तब सब चीजें परोसी जाती हैं। तो इसलिए जो है, और फिर हिंसा का भी सहारा लिया जा रहा है। किस तरह गोलियां चल रही हैं, कुछ छिपावट तो आपसे है नहीं। और मैंने तो आपको बताया था कि मैं, ये पहला ऐसा राज्य है बिहार जहां इलेक्शन में इस तरह के माहौल में मुझे एक सिपाही तक जो है वो देने का, आपने तो खुद देखा, आप तो साथ थे। तो कहीं 20 गाड़ियां भी मिली, कहीं हेलीकॉप्टर मिला, कहीं सिंगल गाड़ी मिली। तो इस तरह से कार्यकर्ताओं ने और जो प्रत्याशी हैं उन्होंने अपनी मेहनत से जो साधन जुटाए और उनसे जिस तरह की व्यवस्थाएं बनी, जहाँ गाड़ी की व्यवस्था बनी गाड़ी, जहाँ हेलीकॉप्टर की बनी हेलीकॉप्टर। लेकिन इस वजह से प्रयास करने पड़े कि भाई ज्यादा तो प्रत्याशियों की रैली हो जाए, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि मेरे पास साधन कम है तो मुझसे इलेक्शन कमीशन कहेगा कि चंद्रशेखर जी आप पे साधन कम है और आपको अकेले ही आप हो, सब जगह आप ही को जाना है, तो आप एक काम करो, आप 4 दिन बाद तक प्रचार कर देना, आपका वोट हम बाद में डलवा देंगे। तो ऐसा तो नहीं है। तो अपने जो छोटे मोटे साधन हैं, या जिस तरह से थोड़ा जोर दबाव करके समझा के कि भाई इसका फायदा नुकसान समझा के कार्यकर्ताओं को, प्रत्याशियों को तैयार किया, उसी की वजह से जो है ये जुट पाया। वरना आप समझिए कि आज हम सुबह एक ये बड़ा वो था कि यहाँ 3-4 प्रत्याशियों की रैली थी आज, तो उसमें एक प्रत्याशी ज्यादा सक्षम था और एक प्रत्याशी ऐसा था जो जिसका मकान भी पक्का नहीं है, मतलब उस तरह से सुविधा नहीं है। किस सीट पर है? ये हिसुआ में है, और धर्मेंद्र राजवंशी जो है, अच्छा, अति पिछड़े वर्ग का हमारा भाई जो है, हमारे जो पार्टी का जिला अध्यक्ष था, वो लड़ रहा है। बहुत मेहनती है। अच्छा, उसमें हम सब लोगों का ध्यान था। संसाधन नहीं है, मैं जानता हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी के भी वहाँ गए, राष्ट्रीय महासचिव साहब भी गए, प्रदेश अध्यक्ष भी गए, भीम आर्मी के, आजाद समाज, मैं स्वयं भी जाना चाहता था। तो मैंने उनसे कहा कि आखिरी दिन भाई मैं आपके यहाँ जरूर आऊंगा। तो जिन लोगों ने इस आज की रैली का खर्चा उठाया, मैंने उनसे कहा भाई एक शर्त में मैं आपके आऊंगा। तो उन्होंने कहा साहब हमसे क्या शर्त रखेंगे? हमने कहा कि एक कार्यकर्ता का पहले मैं वो करके आऊंगा, तब मैं आपके आऊंगा। तो मैं इस वक्त गया, लेकिन मैं आज आपको कह रहा हूँ, आपके सामने कह रहा हूँ, 11 तारीख को वोट पड़ेंगे। इस वक्त मेरा दिल कहता है कि इस वक्त हम बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे। अच्छा, हाँ, वो कार्यकर्ता भले ही गरीब हो, भले ही जो है आर्थिक स्थिति उसकी बहुत अच्छी ना हो, लेकिन उसने मेहनत बहुत की है और संगठन का काम किया है, लोगों में उसके प्रति विश्वास है और खूब ऐतिहासिक भीड़ जुट रही है। और मेरा भरोसा है कि आजाद समाज पार्टी और हमारा जो अलायंस है यहाँ, वो अच्छी जो है वोट प्राप्त करेगा और अच्छी सीटें। जैसे अब हम आए थे नरकटियागंज, यहाँ इश्तियाक साहब हमारे जिला अध्यक्ष हैं, वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ की एक खास बात मैं आपको बताता हूँ, जो पार्टियां कहती हैं विपक्ष की कि हम भाजपा को हराना चाहते हैं, यहाँ कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी है और यहाँ आरजेडी का प्रत्याशी नरकटियागंज में। तो आप बताओ, जब ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही है, तो किसको हराने के लिए लड़ रही है? तो जीतने के लिए लड़ रही है कि हमारा जीते, हमारा जीते। तो ऐसे में तो ये लोग नुकसान ही कर रहे हैं ना। तो इसलिए मैंने लोगों से अपील की कि भाई जब ये दोनों पार्टी अपने प्रत्याशी जिताने के लड़ रही, तो आप बीजेपी को भी हराओ और अपने प्रत्याशी को भी जिताओ। अपने बीच के आदमी को, बड़ी आबादी मुस्लिम समाज की, 1 लाख से ज्यादा वोट है, तो आजाद समाज पार्टी का प्रत्याशी इश्तियाक भाई यहाँ बहुत मेहनती प्रत्याशी है, बहुत काम करता है। मैंने पहले भी उसका काम देखा है। तो मैं वहाँ आया और अच्छा जो है शेड्यूल कास्ट का, पिछड़े वर्ग का, मुस्लिम समाज गठजोड़ है, और मुझे उम्मीद है अगर वोट में बिखराव नहीं हुआ तो नरकटियागंज में हम अच्छे वोटों से जीतेंगे। एक परसेप्शन ऐसा बना दिया गया है राजनीति में कि एक अलायंस है बीजेपी का, एनडीए, एक अलायंस है सामने महागठबंधन का। बिहार में तो यही है। तो जहां पर भी इन अलायंस के अलावा कोई लड़ता है, कोई नई पार्टी है या पुरानी भी पार्टी है, तो एक परसेप्शन बनाते हैं कि अरे हम यहाँ बीजेपी को रोकने के लिए लड़ रहे थे और ये आ गए, इनके आने की वजह से डिस्टर्बेंस हो गया। तो जब हम लड़ रहे थे तो भी तो ये अलायंस थे,
तो वहां ये हम 2 सीटें लड़े, ये हमें जिताने कहाँ लगे? तो लगे ना कि हम लोग हार जाए, गरीब का बेटा रुक जाए, जिनके पास खूब पैसा साधन है वही लोग बन जाए, और जो संघर्ष वाले लोग हैं वो हार जाए, वो पीछे रह जाए, तो एडी पर चोटी का जोड़ लगाए। लेकिन मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात ही बताता हूँ भाई, जैसे आपने कहा बड़े दल ये चाहते हैं कि क्षेत्रीय दल ना रहे, क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएंगे तो बड़े दल जो है आपस में सत्ता में क्या तो हम ही आप बने रहेंगे। तो क्षेत्रीय दल क्या करते हैं, वो छोटे छोटे इश्यूज को, क्योंकि नीचे ग्रामीण कार्यकर्ता जुड़े होते हैं, जातियों के समूह जुड़े होते हैं, वो छोटे छोटे इश्यूज को रेज करते हैं। जैसे ये बिहार ही तो था जहाँ पे जो है जातिगत जनगणना हुई सबसे पहले, इसलिए बिहार ने तो बताया कि 90% आबादी SC ST OBC की है। ठीक है, वो अलग बात है कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन आप सोचिए ये छोटे छोटे दल ना हो तो बड़े बड़े दल तो किसको टिकट देते हैं? आप देखो, पैसे वालों को देते हैं टिकट, पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों को देते हैं। कितने लोग राज्यसभा आपने बताओ गरीब भेजे किसी पार्टी ने? आप बता दो। अब देखो सारे राज्यसभा बड़े पैसे वालों को, उद्योगपति, कोई बड़ी कंपनी का मालिक, कोई मीडिया हाउस का मालिक, तो आप ये सोचो तो फिर गरीब तो जा ही नहीं पाएगा ना भाई। जैसे हमने धर्मेंद्र के बारे में बताया कि धर्मेंद्र हमारा कार्यकर्ता है, वो मेहनत करके जिला अध्यक्ष बने, बूथ से जिले के पहुंचे, और आज चुनाव लड़ना जीत गए, तो कितना बड़ा बदलाव होगा, उससे कितना बड़ा चेंजेस आप ये होगा। आज हमारी पार्टी में मेरे जीतने के बाद कितने लोगों के मन में विश्वास पैदा हुआ, तभी तो कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है कि भाई जब चंद्रशेखर आजाद जो है चंदे के दम पे चंदा लेके लोगों से, गरीबों से चंदा मांग के, पैसा मांग के चुनाव लड़के जीत सकते हैं, तो हम क्यों नहीं जीत सकते? तो वो भी इस फॉर्मूले को वो कर रहे हैं। अमित पासवान, चेनारी जो लड़ रहे हैं वो भी इस तरह का वो काम कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे प्रत्याशी जिनका वोट पड़ गया, आफ्ताब आलम और ओरई वाले, ऐसे बहुत सारे प्रत्याशी जब आप देखें, जब डब्बे खुलेंगे तो पता लग जाएगा भाई कि लोकतंत्र का मतलब क्या है, कि किसी के बाप की बब्बोती नहीं है ना, ये आप ही लड़ोगे। आप कौन सा ठेका लिए हो? तो ये तो बात आपकी समझ में आ गई, लेकिन मेरा कहने का मतलब था कि आरोप ये लगना शुरू होता है जैसे ही आप कहीं पहुंचते हैं। मैं कह रहा हूँ बसपा भी कहीं पहुंचती है, कोई भी पार्टी इन अलायंस के अलावा लड़ने पहुंचती है, तो सीधे कहा जाता है कि वोट काटने आ गए हमारे ये। सर नीरज साहब, ये अलायंस है कहाँ? पहले आप मुझे बताइए। ये अलायंस कोई अलायंस किसी को हराने का या संविधान बचाने का अलायंस नहीं है। अब जानो क्यों, मैं इसको तथ्य के साथ आपको बताता हूँ। आपको याद होगा मध्य प्रदेश का चुनाव, मध्य प्रदेश में कांग्रेस अलग लड़ी और समाजवादी पार्टी अलग लड़ी, और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता ने कहा कि कांग्रेस बहुत चालू पार्टी, आप सुन लेना उस तरह की, और इन्होंने हमें धोखा दे दिया तो ये आपको भी धोखा दे सकते हैं, तो इनको वोट मत देना, ये उनका बयान था। और इंडिया अलायंस था और ये उनका बयान था। फिर जब चुनाव आया हरियाणा का, तो आम आदमी पार्टी जो इंडिया अलायंस का हिस्सा थी नेशनल लेवल पे, और वो अलग लड़ी, कांग्रेस अलग लड़ी। जब चुनाव आया पंजाब का, तो कांग्रेस अलग लड़ी विधानसभा में और आम आदमी पार्टी अलग लड़ी। और जब चुनाव आया दिल्ली का, तो अरविंद केजरीवाल क्यों हारे? क्योंकि वहां कांग्रेस प्रत्याशी इतने वोट ले गए जितने वोट से वो हार गए। तो ये एक दूसरे के आमने सामने लड़े। तो आपको दिल्ली में क्यों नहीं बचाना था? बीजेपी को क्यों नहीं रोकना था दिल्ली में? आपको हरियाणा में क्यों नहीं रोकना था? आपको मध्य प्रदेश में क्यों नहीं रोकना था? आपको पंजाब में क्यों नहीं रोकना था? आप समझिए ना, कोई दल जो 2-2 हजार करोड़ रुपए चुनाव में खर्च कर रहा है, वो इसलिए खर्च नहीं कर रहा है कि उनको किसी को हराना है, उनको खुद जीत के बजट अपने हाथ में लेना है और अपने पॉलिसी बना के अपने पार्टी के लोगों को, अपने जो जिन लोगों से चंदा लिया उनको फायदा देना है। इसलिए वो लोग चुनाव में इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। और हम लोग जो नहीं पैसा खर्च कर रहे हैं, हम इसलिए बना रहे हैं कि हमारा रिप्रेजेंटेशन बने और हम इन सवालों सरकारों से सवाल करें। जैसे न्यूनतम वेतन में जो वृद्धि हुई, आपको याद होगा पार्लियामेंट में ये विषय मैंने उठाया कि न्यूनतम वेतन में वृद्धि होनी चाहिए। ठीक है, जो न्यूनतम वेटेज है वो वेज जो है वो बढ़ने चाहिए। तो चाहे वो पुलिस का मामला हो, चाहे सीआरपीएफ का मामला, सैनिक बलों को उनको प्रमोशन का लाभ मिले, उनको जो है पेंशन का लाभ मिले, उनको जो शहीद का दर्जा मिले, चाहे पीआरडी के जवानों का, होमगार्ड के जवानों का, शिक्षा मित्रों का हो, आशा आंगनबाड़ी बहनों का हो, पंचायत सहायकों का हो, भोजन माताओं का हो, और ग्राम पंचायत के रोजगार सेवकों का। कितने मामले जो है मैंने पार्लियामेंट में उठाए कि भाई इनकी वेतन वृद्धि करो, इनको सम्मान दो, और न्यूनतम वेतन के साथ समान काम समान वेतन का मुद्दा पार्लियामेंट में मैंने उठाया। जितने विषय मैंने उठाए, आज तक किसने उठाए? तो उनको पता है कि उनकी लड़ाई कौन लड़ सकता है, उनकी आवाज कौन उठा। पिछले पूरे 5 साल जो लोग चुनाव में घूम रहे हैं, वो चुनाव के बाद 5 साल नहीं दिखेंगे। पूरे 5 साल कौन लड़ेगा? आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी। तो जब लड़ना आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, तो इनको राजनीतिक ताकत देकर देखो ना आप। इनका एक एमएलए अगर 50-50 एमएलए को बराबर ना बैठे, तब आप बताना। टिकट देने में पैरासूट से लोग आए
पैसे वाले उनको टिकट दे दी गई या कार्यकर्ताओं को टिकट? मैंने तो आपको नाम बताया, मैं तो जानता हूँ। जैसे मैंने आपको अमित पासवान का नाम बताया, मैंने धर्मेंद्र राजवंशी का बताया, मैंने इश्तियाक का आपको बताया, सब कार्यकर्ता हैं। कि सब कार्यकर्ता हैं। कामना जगन्नाथ एक प्रत्याशी थी जिसको हम लोग चाहते थे कि वो आगे बढ़े। एक अच्छा बोलने वाली बहन है, दिल में हमारी इच्छा है कि वो ऐसी बहनें आगे बढ़े, और उसका जो है वो उसका नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया। अब आप नरकटियागंज में आप देखिए भाई, हमने तो पदाधिकारियों को लड़ा रखा है, प्रत्याशी उन्हीं को बनाया जो लोग मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आप एक खास बात मैं आपको बता रहा हूँ कि बीजेपी, कांग्रेस और आरजेडी के प्रत्याशी के पीछे इलेक्शन कमीशन की टीम नहीं घूम रही है, आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी भी घूम रहे हैं। उनको रोड शो की परमिशन नहीं दी जा रही है, अच्छा, ठीक है, उनको रैली की परमिशन नहीं दी जा रही है। किस तरह से उन्होंने जो है उनका सिंबल भी छीन लिया गया। देखो, हम पे लोग आरोप लगाते हैं हम पे दया है बड़ी बड़ी पार्टियों, हमारा सिंबल यहाँ छीन लिया गया। बिना सिंबल कैसे लड़ना आसान था क्या? सही बात है। जब आपका सिंबल ही छीन लिया जाए, सिंबल पे लोग वोट देने तैयार हो, अब सब तक तो नहीं पहुंच पाओगे। लोगों को पता है ये सिंबल चंद्रशेखर का है, आजाद समाज पार्टी का है, इसको वोट करो। सिंबल ही हमसे छीन लिया गया, हम पे किसी क्या दया? बहुत सीटों पे नहीं है। ठीक है, तो बहुत कुछ है जो हम देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने, किस तरह से हमारे दल को कुचला जा रहा है। लेकिन हम इन बातों से डरने वाले नहीं है। हमारा संगठन बड़ा मजबूत है। ये हमें हमारा सिंबल छीन रखते हैं, लेकिन लोगों के दिलों से नहीं हमें निकाल सकते। हम बिहार, उत्तर प्रदेश से बिहार आते हैं और वहां इसी तरह का प्यार मिलता है, इस तरह उत्तर प्रदेश में मिलता है। माओ, आज आप देखो मंच पे हितवा में एक माई 2000 रुपए हमें सहयोग करके गई, सर पे हाथ रख के। एक बच्चा आया छोटा, अमृत उसका नाम था, आई थिंक, वो 500 रुपए दे के गया, 100 के 5 नोट। मजदूर परिवार के लोग हैं, ये 500 रुपए कमाने में उसके पिताजी को 2 दिन दिहाड़ी करनी पड़ेगी, पसीना सर से लेके पैरों तक चुएगा। तो ये जो विश्वास है ना, ये विश्वास कमाया है आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी ने संघर्ष से कमाया है। और ये इतनी जल्दी जाने वाला नहीं, किसी ने कुछ झूठ फैला दिया, कोई आरोप लगा दिया तो चला जाएगा, ये नहीं जाने वाला। ये तो तभी जाएगा जब तक मैं जीवित हूँ, तब तक तो मैं अपनी ईमानदारी में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, अपने संघर्ष में कोई, तो तब तक जब मैं चला गया तो शायद चला जाए। लेकिन भीम आर्मी एक मतलब आंदोलनकारियों का दल है, वैचारिक दल है। तो भीम आर्मी में कोई का आदमी, मैं सबके लिए तो नहीं कह सकता, लेकिन 99% में ऐसे हमारे साथी ऐसे हैं जो मर तो सकते लेकिन झुक नहीं सकते। मैं इस बात को समझता हूँ। मध्य प्रदेश में इस समय भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और सामने करणी सेना और तमाम तथाकथित हिंदू संगठन आमने सामने हैं। आपकी पार्टी के एक नेता जिनको विधानसभा चुनाव भी लड़ाया था, दामोदर सिंह यादव, और मिले थे मुझे कुछ। अच्छा, हाँ, मैंने देखा था फोटो। तो क्या है, मतलब किस तरह की लड़ाई है ये? देखिए, एक चीज आप जान लीजिए, मैं इस चुनाव में बिजी था तो ज्यादा उस पर बात नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं जाऊंगा तो बात करूंगा। लेकिन दामोदर ने जो बात कही है वो संवैधानिक है। हम लोग संविधान की शपथ लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने भी ली, विपक्ष भी ले रहा था, इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही बोलने की। लेकिन दामोदर जो बात कह रहे हैं वो इसलिए सही है क्योंकि ये जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उनको प्राइम मिनिस्टर अपने छोटे भाई बताते हैं। जब प्राइम मिनिस्टर उनको छोटे भाई कह रहे हैं तो यानी कि वो कोई बाबा नहीं है। एक बात आप जान लो, ये तो इम्पोर्टेंट। अगर आप एज के आधार पे छोटा भाई कह रहे हो तो वो मुझसे भी एज में 10-12 साल छोटे होंगे। मगर इम्पोर्टेंट बात क्या है जो उन्होंने अपनी वो रखी है कि हम ये हमारे डिमांड्स हैं, इनको लेके यात्रा कर रहे हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। तो अभी मैंने एक घटना पे ट्वीट किया है जिसमें एक शेड्यूल कास्ट का लड़का था, उसने सामान्य जाति की इस लड़की से शादी कर ली, उसका घर वर जला दिया है पूरा। असल बात यह है कि हिंदू राष्ट्र का नाम लेके कोई यात्रा निकले तो वो गौरव की बात है, वो राष्ट्र प्रेम है। लेकिन अगर कल मुस्लिम समाज के लोग इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए यात्रा करने लगे, देशद्रोही है, तो देशद्रोही है और पूरा आतंकवादी और तमाम कार्रवाई हो जाएगी। इसी बात को सिख समाज के लोग लेके घूमने लग जाएं कि हमें खालिस्तान बनाना है, तो आप उनको टेररिस्ट कह के और उनको खिलाफ जेल में बंद करते हुए। और मैं कह रहा हूँ शेड्यूल कास्ट के लोग कह रहे हैं कि भाई हमें जो है इस देश को किसी भी महापुरुष के नाम पे विचार के नाम पे कि हमें सिर्फ इनका देश बनाना है। जैसे मैं कहूँ, कल यात्रा ने कहा कि हमें बहुजन राष्ट्र बनाना है, तो बहुजन राष्ट्र में किसके क्या अधिकार होंगे ये तो हम ही तय करेंगे जब राष्ट्र हम बना रहे हैं। तो आपके इस तथाकथित हिंदू राष्ट्र में किसको क्या अधिकार रहेंगे इसका कोई जानकारी आपके पास नहीं है, लेकिन एक चुनावी फॉर्मूले की तरह आप इसको लेकर घूम रहे हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, भारत एक संवैधानिक राष्ट्र है, क्या इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की यात्रा निकालना क्या देश विरोधी कदम है या नहीं है? मुझे उनकी यात्रा से कोई परहेज नहीं है, खूब यात्रा निकालें, गिरे पड़े, जो उनको बनाए वो करें, कहीं लेटे कुछ ही करें। हाँ सही है। लेकिन अगर मैं कल इस देश को बहुजन राष्ट्र बनाने के लिए यात्रा निकालूं तो क्या सरकार मुझको उतनी सुविधाएं देगी जितनी उनको दे रही है, उतनी सुरक्षा देगी, उतनी परमिशन देगी?
सीधी बात है। सरकार के एजेंडे पे। तो आप ये बताओ, जब संविधान को के मूल्यों के विरोध में जाके कुछ करने का फैसला लिया जा रहा है, तो संविधान को मानने वाले लोग उसका विरोध करेंगे नहीं करेंगे? बहुत सारे लोग हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, कुछ लोग हिम्मत जुटा पा रहे हैं। 26 नवंबर को एक बड़ी रैली की घोषणा की है आपने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में, क्या वजह है और कितनी बड़ी रैली होगी? 26 नवंबर जो है वो ऐतिहासिक दिन है। आपने देखा होगा कई धर्मों में धार्मिक पूजा के समय शस्त्र पूजा होती है और ये एक शक्ति प्रदर्शन होता है, और सच तो यही कि डराते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि इस समय देश का जो सबसे मजबूत शस्त्र है हक वंचित समाज के लिए, अस्त्र है, शस्त्र है, रक्षा कवच है, सुरक्षा कवच है, वो भारतीय संविधान है। इसी संविधान ने अधिकार दिए, इसी संविधान ने स्वाभिमान सम्मान का जीवन दिया, इसी संविधान ने अवसर दिए हैं। यही संविधान जब तक है तब तक इस देश में हक वंचित समाज के लोगों को स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिलेगा। इसलिए 26 नवंबर 2025 के दिन इधर हमारी रैली होगी, और जो लोग, क्योंकि ये 3 मंडलों की रैली है, बाकी जगह देश भर में जो हमारे कार्यकर्ता, लगभग 50 लाख लोगों का टारगेट हम लोगों ने रखा है। अच्छा। कि 50 लाख लोग संविधान की प्रस्तावना पढ़ के, इस संविधान को नमन करके, इस संविधान को लागू कराने और इस संविधान में क्या क्या अधिकार मिले हैं उन अधिकारों को बचाने के लिए जो है वो संकल्प लेंगे। इस 26 नवंबर के दिन जो रैली जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में होने जा रही है, इसी दिन। मतलब जो लोग रैली में आएंगे, इसके अलावा पूरे देश भर के लोगों से देश भर में, दुनिया भर में जो संविधान को मानने वाले आजाद समाज पार्टी भीमार में जुड़े लोग हैं, उन सब से मैं सोशल मीडिया के माध्यम से आह्वान करूंगा कि वो एक समय मैं सुनिश्चित कर दूंगा, उस समय अपने घरों पे रहें या जहां भी अपने काम पे रहें, वहीं से संविधान की प्रस्तावना मेरे साथ पढ़ें, और जो नहीं जिन पे हो वो अपने फोन में पढ़ें, उसका एक फोटो भी क्लिक कराएं और फोटो भी जो है सोशल मीडिया पर डालें। संविधान को बचाने वाला जो फोर्स है, जो योद्धा, वो कहाँ कहाँ तक, ये संदेश भी जो है संविधान के समर्थकों में भी जाए और संविधान विरोधियों में भी जाए, कि संविधान को बचाने के लिए कितनी बड़ी फोर्स जो है भीमार में आजाद समाज पार्टी के आंदोलन ने तैयार की है। ये हमारा भी शक्ति प्रदर्शन है, सोशल मीडिया का से शक्ति प्रदर्शन, और बाकी पश्चिम में 3 मंडल का हमारा जो है शक्ति सूर्य प्रदर्शन जो है वो 26 नवंबर 2025 को मुजफ्फरनगर में है। उम्मीद है कि ये रैली कई पुरानी रैलियों के रिकॉर्ड तोड़ देगी। अब तक आपने दिल्ली में रैली देखी है, तो अब क्योंकि पिछले 2022 के बाद, विधानसभा चुनाव के बाद बहुत मजबूती से हमने काम किया है, और उस काम का परिणाम ये है कि 3 मंडल की रैली देख के आपको एहसास हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी की जमीन कितनी गहरी है। अच्छा, सिर्फ 3 मंडल की रैली है? हाँ जी, 3 मंडल की रैली है। ये सहारनपुर, मेरठ और मुरादाबाद 3 मंडल की रैली है। इस 3 मंडल की रैली से आपको पता लग जाएगा कि उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी की तैयारी कहाँ तक चली गई है।